Green World Publications. नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी आप सभी को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है ना। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ ये चैप्टर अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देगा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवचेतना भी प्रोवाइड करेगा। अवचेतना का मतलब होता है कि आपके कॉन्शियस जाग उठेंगे कि ये भी सारी चीज़ें होती हैं। एंड मैं देखती हूँ कि हमारे परिवेश में क्या होता है ना, कि हम चीज़ों को देखते रहते हैं। हमें शायद बहुत बार पता भी होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने ज़्यादा नेग्लिजेंस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं कि बाद में जब बीमार कोई पड़ेगा हमारे आसपास तो हमको तो ये लगता है कि अरे वो बीमार है, हम थोड़ी ना बीमार हैं। लेकिन बेटा, बीमारी चाहे आपके किसी भी तरीके से हो रही हो, या फिर आपके चाहे यूवी रेडिएशन से हो रहा हो, या पोल्यूशन की वजह से हो रहा हो, या फिर आपको कोई पैथोजन बीमार कर रहा है, वो नहीं पहचानेगा कि ये किसको कॉज कर रहा है। आपको कॉज कर रहा है कि किसी और को कॉज कर रहा है, किसी और को परेशान कर रहा है, ये नहीं पहचानेगा। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग आप ये अनुरोध समझ लीजिए, एक सलाह समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए, लेकिन प्लीज एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, बच्चों को एक जानकार नागरिक होने के नाते आप सभी लोग अपना परिवेश साफ करके रखिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है एंड गांधी जी के बर्थडे के टाइम पे इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो स्वच्छ भारत अभियान बहुत सारी चीज़ें, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आई है। और आप 10 साल पहले जाएंगे तो काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं कहूँगी, जो कि आज बहुत ज़्यादा साफ सुथरा आपको अपने आसपास शहर हो गया, कस्बा हो गया, तहसील हो गया, ये सब आपको दिखेगा। तो आप प्लीज़ आप सभी लोग साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बाकी बातें करेंगे बच्चों, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्या है बच्चों, WHO ने क्या कहा हुआ है स्वास्थ्य के बारे में। WHO कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये है क्या? ये एक बच्चों एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, जिसको विश्व युद्ध सेकंड के बाद में बनाया गया था। ये बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करता है विश्व भर में। किसी भी देश में अगर कोई खास प्रकार का रोग उत्पन्न हो रहा है और वो लार्ज स्केल पर लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो WHO कुछ गाइडलाइंस देता है। और ना कि सिर्फ रोगजनक उत्पन्न होने के बावजूद बहुत सारे WHO क्या करता है, साथ ही साथ बहुत सारे सूचकांक निकालता रहता है, गाइडलाइंस निकालता रहता है, सर्वे करता रहता है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग। तो हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य को लेकर के ना, स्वास्थ्य का मतलब हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ अपना शारीरिक स्वास्थ्य समझते हैं। स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, सामाजिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है, और तभी जाकर के आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य एंड सामाजिक स्वास्थ्य, ये दोनों ही एक दूसरे दोनों चीजें जो हैं, ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। अभी मैं प्रूव करूंगी कैसे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि WHO ने डेफिनेशन क्या दिया हुआ है स्वास्थ्य का बच्चों। स्वस्थ व्यक्ति का या फिर हेल्थ का डेफिनेशन WHO ने क्या दिया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा हुआ है कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से कुशल होना ही आवश्यक है, और यही क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है। वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक है, इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वास्थ्य कहते हैं। और हम कहते हैं कि जो पर्सन है वो हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। हमने क्या देखा? हमने देखा कि WHO ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, और जब आपको स्वस्थ व्यक्ति की या स्वास्थ्य का परिभाषा लिखने को कहेगा, आप यही परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश का उतना खास लेना देना नहीं है, पर ठीक है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में देख रहा है तो वो एक बार देख ले इसको। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट फिजिकल,
मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट बिकॉज एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। सिर्फ आप रोग मुक्त हैं, आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप हेल्दी हैं, ये नहीं माना जाएगा। मेंटली आप ठीक है कि नहीं है वो भी माना जाएगा। आपके आसपास का परिवेश हेल्दी है कि नहीं है, वहां पे रहने वाले लोग हेल्दी हैं कि नहीं है, माहौल खुशनुमा है कि नहीं है, वो भी स्वास्थ्य की कैटेगरी में आता है। आओ देखो कैसे, एक बात मुझे बताओ। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य बच्चों, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, ये बहुत ज्यादा आपके परिवेश पर डिपेंड करता है। और आपका परिवेश कहाँ से शुरू होता है? आपका परिवेश शुरू होता है परिवार से बच्चों। आपका परिवेश शुरू हो रहा है कहाँ से? परिवार में। परिवार में आपके विभिन्न प्रकार के सदस्य, आपकी मम्मी, पापा, भैया, चाची, मामी, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। इसके अलावा और कौन होता है? इसके अलावा आपके पड़ोसी होते हैं। कौन होता है बच्चों? इसके अलावा आपके कौन होंगे? पड़ोसी होंगे। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, अगर परिवार का माहौल अच्छा है, पारिवारिक माहौल अच्छा है, परिवार में सब लोग अच्छी सोच वाले हैं, बहुत खुशनुमा है, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, बच्चों को मेंटली टॉर्चर नहीं करते हैं, किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, किसी की तुलना नहीं करते हैं, किसी से तुलना नहीं करते हैं उसकी कि तुम बहुत मोटे हो, काले हो, नाटे हो, छोटे हो, पढ़ाई नहीं करते हो, ऐसे क्यों हो, तुम बहुत कम दिमाग के हो, हंसते क्यों नहीं हो, ये सारी चीजें भी एक इंसान को बीमार करती हैं, मेंटली बीमार करती हैं, आपको मानसिक तौर पर रोगी बना देंगी। आप जो व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति बच्चों वो तनावग्रस्त हो जाएगा। डिप्रेशन आजकल ये बहुत ही ज्यादा फेमस टर्म है, डिप्रेशन। तनावग्रस्त हो जाएगा व्यक्ति, डिप्रेशन में चला जाएगा। भाई अगर वो डिप्रेस्ड है, कोई इंसान तनाव में है, कोई इंसान हमेशा उसका मूड खराब रह रहा है, मानसिक स्थिति बहुत उसकी खराब है, कोई इंसान अगर कहीं बाहर जा रहा है तो वो डर रहा है किसी से बात करने के लिए, कोई इंसान कहीं पे है, स्कूल में है या किसी और जगह पे गया हुआ है, तो वो अपने आप को हमेशा इंफीरियर समझ रहा है। इंफीरियर का मतलब क्या? कि वो इंसान क्या कर रहा है? हमेशा अपने आप को दूसरे लोगों से कमतर समझ रहा है। अरे मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरी हाइट ऐसी है, मेरा रंग वैसा है, या मेरा साइज बहुत अजीब सा है, या जो भी मैं मोस्टली नेगेटिव बातें कर रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव चीजें ही क्या कर रही हैं बच्चों? नुकसान पहुंचा रही हैं। ये तो हो गया, ठीक है। ये आपका परिवार में भी होता है और आपके पड़ोसी भी ऐसा करते हैं। तो अगर परिवार में भी यही चीज हो रही है, पड़ोसी भी यही चीज कर रहे हैं, तो फिर कैसा अच्छा माहौल? तब तो इंसान, जाहिर सी बात है, 100% इंसान बीमार हो जाएगा भाई, बिल्कुल बीमार हो जाएगा। अब इसी का ऑपोजिट ले लीजिए, परिवार में लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, साथ ही साथ परिवार में लोग इतने ज्यादा लिबरल हैं कि बच्चे को किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, उसको बच्चे की ही तरह ट्रीट करिए। मैं इस वीडियो के जरिए कुछ चीजें कहना भी चाहती हूँ, जितना मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उस हिसाब से मैं कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगी। अगर गार्जियन देखें तो वो भी समझने की कोशिश करें, और अगर मैं कुछ चीजें वो ऐड भी करना चाहे तो वो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा है, प्लीज हर किसी से रिक्वेस्ट है, आपके भाई बहन हो, आपका बेटा बेटी हो, या आपके कोई फ्रेंड्स हो, या किसी पड़ोसी में किसी के पड़ोस में, प्लीज हमेशा उनसे अच्छा बोलिए बच्चों। अच्छी बातें, आपका एक अच्छा सेंटेंस एक थेरेपी की तरह काम करता है। अगर आप किसी से अच्छी बात कर रहे हैं ना, वो इंसान कहीं ना कहीं, मान लो कि अगर वो इंसान इंटरनली परेशान है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, पर आपने उसको 2-4 अच्छी बातें कह दी कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, तुम में तो ये बहुत अच्छा टैलेंट है, तुम तो इतनी बढ़िया तुम्हारी आवाज़ है, या तुम इतने पॉजिटिव तुम्हारा ऑरा है, एटीट्यूड है, जिससे तुम मिलते हो बहुत अच्छा हो जाता है, माहौल अच्छा क्रिएट कर देते हो। जब आप किसी के लिए पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं ना, जब आप किसी को पॉजिटिव कुछ कहते हो, तो वो इंसान उसको एक क्या कर रहा है, उसका दिमाग बिल्कुल खुश हो जा रहा है, हमारे सेंसेस बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, डोपामीन बिल्कुल अच्छा सा हाई लेवल पे सेक्रीट होने लगता है आपकी बॉडी में, और फिर क्या होता है, एनर्जी आपकी हाई हो जाती है बच्चों, और आप अच्छा काम करते हो। अगर आपका दिमाग ठीक है,
दिमाग ठीक होने का मतलब है कि अगर आपके सेंसेस अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर आपके न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, हर चीज को अगर वो पॉजिटिवली ले रहे हैं, 110% बच्चों, अगर कोई फिजिकल इनेबिलिटी है, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है भी, चाहे आप वायरल डिजीज है, कोई बैक्टीरियल डिजीज है, या कोई क्रॉनिकल डिजीज है मान लो, तब भी आप उसको ठीक कर सकते हो। जस्ट आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट अप्लाई कर लो, उससे इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसीलिए WHO ने कहा कि भाई तुम्हारा पड़ोसी तो अच्छा होना ही चाहिए, पारिवारिक माहौल भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब भी छोटा बच्चा है, मैं ये मान के चलती हूँ कि अडल्टहुड को गेन करने से पहले पहले तक बच्चे को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इवन अगर वो अडल्टहुड अटेन कर भी चुका हुआ है, गेन करना आई थिंक ये वर्ड ठीक नहीं है, अगर वो अडल्टहुड अटेन कर भी चुका है एंड 20-22 साल की एज है, तब भी उस पर्सन को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमेशा आप लोग भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, अच्छी बातें बोलिए, और चलो एक बार को अगर अच्छी बात ना बोल पाओ, मतलब अगर तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकल रही हैं, कोई बात नहीं, बुरा मत बोलो। मतलब अगर आप किसी से अच्छा नहीं कह पा रहे हैं, बुरा भी मत बोलिए, तब भी वो इंसान अच्छा रहेगा, खुश रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं कहने का मेरा मतलब है, इस चीज को समझाने के पीछे मैं ये आपको मेरा मकसद ये था कि कहीं ना कहीं आपकी बातें या आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी को अफेक्ट कर रहे हो, और बहुत बुरी तरह से। एक कोई इंसान ऐसा है किसी को बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से अफेक्ट कर जाता है कि वो इंसान अपनी लाइफ को खत्म करने तक भी आ जाता है। इतना ज्यादा हम एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा टर्म चलता है ना, इन्फ्लुएंसर। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि हर कोई इन्फ्लुएंसर है। सो इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, काइंडली बी अ गुड इन्फ्लुएंसर। अच्छा इन्फ्लुएंसर बनिए अगर बनना भी है तो। ठीक है ना? आपको पता नहीं है, जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हों तभी आप एक इन्फ्लुएंसर है, नहीं। आप अपने लेवल पर जहाँ पे भी आप हैं, आप किसी सोशल मीडिया पर नहीं हैं, आप जहाँ पर हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, घर पर हैं, फैमिली में हैं, या किसी ऑफिस में हैं, आप किसी ना किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो। तो कोशिश करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हाँ अब आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप अच्छा करते रहिए, नहीं, ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, बोल रहा है, या कोई सजेशन मांग रहा है, कुछ बात कर रहा है, सो जस्ट ट्राई टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स। कबीरदास का एक दोहा मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगी कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपको तो खुशी मिलती ही मिलती है, सामने वाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्योंकि देखो, झगड़ा करोगे तो आपको भी नुकसान होगा, आप भी परेशान होगे। तो बेहतर है कि भाई राम राम बोलो सबसे, और अच्छे से खुश रहा करो, जितना ज्यादा हो सके खुश रहा करो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा स्वास्थ्य के बारे में। हम देखते हैं अब स्वास्थ्य के बारे में तो हमने देख लिया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं किसके बारे में देखेंगे। अब चैप्टर में हमारा है कि क्या है, मानव स्वास्थ्य एंड डिजीजेस के बारे में ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है। तो थोड़ा सा रोग के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। अब देखो रोग क्या है। पहला रोग मैं बता चुकी हूँ, तनाव भी एक रोग है। तनाव बहुत ही ज्यादा खराब रोग है। डिप्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। किसी का काम में मन नहीं लगता है, कोई बिल्कुल आइसोलेट अपने आप को कर लेता है, मतलब अलग थलग कर लेता है, कोई बिल्कुल अपने आप को कोई घंटों घंटों बैठा रहेगा, एकदम आलस की तरह बैठा रहेगा, एक्टिव नहीं रहता है वो अपनी लाइफ में। तनाव इतना ज्यादा आपको अफेक्ट करता है। अब अगर आप एक्टिव नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप खा नहीं रहे हैं ठीक से, आप पी नहीं रहे हैं ठीक से, आप लोगों से घुल मिल नहीं रहे, तो शरीर में जा रही है ना वो सारी चीजें। और दूसरा, सबसे ऊपर आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी बॉडी को और अपने आसपास अपने सराउंडिंग को आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। तो हो क्या रहा है कि भाई आप अपने आप को ही इनडायरेक्टली बहुत सारे रोगों को दावत दे रहे हो कि आओ मुझे बीमार करो।
हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं रखोगे, टाइम पर सोओगे नहीं, दिन रात भर परेशान रहोगे या दिन भर परेशान रहोगे तो क्या होगा? शरीर बीमार पड़ेगा। ठीक है, तो रोग जो है आपका ऐसा कंडीशन जहां पर शरीर स्वस्थ महसूस नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया है, खांसी आ गई है, क्या कह सकते हैं कि आपका कोई अंग खराब हो गया है ना, मतलब किसी जैसे जो बीमार व्यक्ति कोई अंग ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ये क्या होती है? हम कहते हैं कि व्यक्ति क्या है? बीमार है और किसी रोग से वो क्या है? ग्रसित है। तो जो रोग हैं बच्चों ये कई टाइप्स के हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है? कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं। म्यूटेशन वाला चैप्टर जिन बच्चों ने, म्यूटेशन वाला चैप्टर प्रॉपर नहीं है, पर म्यूटेशन के बारे में जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि हमारे क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, या फिर हमारा डीएनए का कुछ चेंज आता है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत विभिन्न तरीके के डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, जैसे हीमोफीलिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर हो गया, बहुत विभिन्न तरीके के आपके क्या होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है, तो ये जन्मजात रोग क्या है बच्चों? इन्हीं रोगों को आनुवंशिक विकार भी हम कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर हम इनको कहते हैं बच्चों, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज कहा जाता है। ये आपको कैसे होंगे? ये आपके क्या होते हैं? म्यूटेशन के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इनका ट्रीटमेंट बच्चों पॉसिबल नहीं होता है। अगर इनको जब लाइक जेनेटिक थेरेपी होती है, जीन थेरेपी बेसिकली होती है, लेकिन वो कुछ रोगों के लिए ही अभी पॉसिबल हो पाया है। तो जन्मजात रोगों का कोई खास इलाज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके जीन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका कोई खास इलाज नहीं हो पाता है। उपार्जित रोग, हाँ ये किया जा सकता है कि इन रोगों को अगली पीढ़ी में जाने से रोका जाए, ऐसा पॉसिबल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसा पॉसिबल है कि रोगों को अगली पीढ़ी में जाने से रोका जाए। अब हम आते हैं किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उपार्जित रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये बच्चों क्या है? ये जन्म के बाद होता है। सबसे पहले तो अक्वायर्ड डिजीजेस या फिर उपार्जित रोग जो है ये जन्म के बाद होता है बच्चों। कब होता है? जन्म के बाद होता है। ठीक है, जन्म के बाद क्या होगा? हो सकता है कि इंसान किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर फंजाई या फिर कोई प्रोटोजोआ उससे ग्रसित हो। तो ये कैसे हो सकते हैं? ये संक्रामक भी हो सकते हैं। ये कैसे होंगे बच्चों? संक्रामक भी हो सकते हैं। ये किसी पोषक तत्व की कमी के कारण भी हो सकते हैं। तो ये आपके पोषक तत्व की कमी के कारण, जिनको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, या फिर ये आपके कैसे होंगे? गैर संक्रामक होंगे। कैसे होंगे? गैर संक्रामक रोग होंगे। अब गैर संक्रामक रोग में बच्चों विटामिन की कमी से रोग हो सकता है, जैसे विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, पेलाग्रा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं आपकी। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी हो सकती है, या फिर स्किन आपकी रूखी सूखी हो सकती है, क्योंकि विटामिन ई आपका ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी आपका क्या है? रिकेट्स है, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये है कुछ विभिन्न प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जिसकी वजह से बहुत सारे रोग होते हैं। सिमिलरली क्या हो रहा है? प्रोटीन्स की वजह से रोग हो रहा है आपके, क्या कहते हैं उसके, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से रोग हो रहा है। अगर प्रॉपर फैट नहीं है बॉडी में तो बॉडी बिल्कुल लीन हो गई है, और क्या हो रहा है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसे जो किसी पोषक तत्व की कमी से रोग होते हैं उनको गैर संक्रामक कहते हैं। इसके अलावा आप प्रदूषण के कारण रोग हो सकता है बच्चों। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो हैं, अब इस प्रदूषण में क्या हो रहा है? विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्व, विभिन्न
विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्व वायु में मिले हुए हैं, मिट्टी में मिले हुए हैं, जल में मिले हुए हैं। अब ये आपके मिट्टी से भोज्य पदार्थ में आ रहा है, जल का कंज्यूम आप कर रहे हो, वायु जो है आप हवा के थ्रू, सांस के थ्रू आपके शरीर में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आपके शरीर को बीमार कर रहा है। ठीक है, तो प्रदूषण के कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आजकल कार्सिनोजन तत्व बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर कैंसर का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से रोग होता है। एलर्जी कोई रोग नहीं है मैं कहूंगी, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को बहुत विभिन्न प्रकार की चीजों से एलर्जी होती है। किसी एक विशेष प्रकार का खाना सूट नहीं करता है, किसी को धूल या फिर कहते हैं धूप सूट नहीं कर रही, किसी को पोल्यूशन सूट नहीं, नॉइज सूट नहीं कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है या परेशानी हो रही है। इस तरह से बहुत सारी चीजों से लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है। तो वो भी थोड़ा सा एडवर्स कंडीशन अफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंड बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ये सभी रोग क्या हैं, आपके उपार्जित रोग में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए। देखो, जो अभी थोड़ा सा मैंने 10 मिनट का लेक्चर दिया हुआ है आपको, तो ये है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों। मैं आपको कहूंगी, सबको मैं कहूंगी, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और अभी आप अडल्टहुड अचीव करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आसपास भी लोगों को बताइए इन सारी चीजों के बारे में। और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल बच्चे कूल बनने के चक्कर में और बहुत सारी चीजों के चक्कर में गलत चीजें कर रहे हैं जो कि उनको लगता है कि सही है, बट अगर आप एज अ टीचर, एज अ मेंटोर मुझे देखते हैं तो यकीन मानिए गलत है वो चीजें। मैं खुल के बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो 15, 14, 16 इयर्स की एज के हैं, स्मोकिंग करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ड्रिंक करते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चले जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हुआ होगा, कहीं हो सकता है कि कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो, वो कह ना पाया हो सकता है कि बच्चा किसी गलत संगति में चला गया है, एक बार लत लग गई, वो उस चीज से बाहर ना आ पाया हो। लेकिन अगर आप उस चीज में नहीं हैं तो जाइएगा भी मत, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जो नहीं गया हुआ है वो अपने आप पर इतना सेल्फ कंट्रोल रखे कि उस चीज से बिल्कुल जाए ही ना। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी भी बताऊंगी। और देखो, मैं बिलीव करती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि अगर गुड हैबिट में आप स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं रख पाते हो तो बैड हैबिट के लिए सामने भी आपको नहीं झुकना चाहिए। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आपको जो सोचना है आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, आप फ्री हैं उसके लिए। तो स्वास्थ्य को कैसे आप अच्छा रखेंगे, ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। बैलेंस डाइट रखो, खाने में आपके प्रॉपर विटामिन होनी चाहिए, शाक सब्जियां रखो, प्रोटीनियस सोर्सेज रखो, अंडा रखो, दूध रखो, शाकाहारी हैं तो वो पनीर वगैरह रख सकते हैं। और आपके क्या होता है बच्चों की फैट्स के आप सोर्सेज अच्छा सा रखिए, बढ़िया आप मूंगफली वगैरह अपने डाइट में शामिल कर लीजिए, या फिर दूध वगैरह, 1 गिलास दूध तो डेली पियो। ठीक है, जिन बच्चों को दूध अवेलेबल नहीं है वो 1 अंडा 2 अंडे का बॉइल्ड एग का सेवन डेली कर सकते हैं। बहुत सारे आपके प्रोटीनियस सोर्सेज हैं, तो आप बैलेंस डाइट अच्छा रखिए, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में रखिए अपने। विभिन्न प्रकार के, हमारा भारत तो इतना ज्यादा रिच है, ज्वार का आटा मिलता है, बाजरे का आटा मिलता है, दुनिया भर की दालें हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, गेहूं और चावल तो पूछो ही मत, इतना मतलब अवेलेबल है। अभी हम प्रॉपरली रिच हैं, मैं कहूँगी कि खाद्य के मामले में हम ठीक है, मतलब हम आराम से किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है खाद्य के मामले में। ठीक है, तो आराम से कायदे से खाइए। ठीक है, व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता देख लो, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। अभी जो मैंने आपको कहा कि खुद का ख्याल तो रखिए, खुद की साफ सफाई का ध्यान तो रखिए, साथ ही साथ अपने आसपास, पास पड़ोस
की भी सफाई का ध्यान रखिए। अब देखो, एक तुम ही पूरी जिम्मेदारी उठा करके मत चलो, लोगों को अवेयर करो, लोगों को बताओ कि यार बहुत परेशानी होती है आपको, आप भी बीमार होंगे, मैं भी बीमार होंगी, तो साथ मिल करके आसपास अपना साफ रखते हैं। ऐसे हेल्दी एनवायरनमेंट रखिए। हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब है कि सिर्फ साफ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। आपके आसपास के लोग भी बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बिल्कुल। आप कम से कम, मैं कह रही हूं कि अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हो, आप डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, आप बस 35 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, जितना हो सके मिनिमम आप 30 मिनट्स का वॉक कर लीजिए। चल तो ले ही लीजिए, प्रॉपर टाइमर लगा करके चल लो सुबह, ठीक है, चाहे जितने बजे उठो लेकिन चल लो। इतना काम कर लोगे ना, शरीर अपने आप एक्टिव रहेगा, हाई एनर्जी पूरे टाइम रहेगी, थकान तो लगेगी ही नहीं, ठीक है। स्ट्रेस कंट्रोल करो। स्ट्रेस कंट्रोल कैसे होगा? लोगों से अच्छे, सबसे अच्छा, लोग कहते हैं डार्क चॉकलेट खाओ, तो ये खाओ, तो वो खाओ। मुझे लगता है कि यार आप अगर पॉजिटिव हो ना, अपना एटीट्यूड आपने पॉजिटिव कर लिया, आपको इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। और धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करो कि इतना अपने आप को पॉजिटिव कर लो कि दूसरा क्या कह रहा है फर्क ही ना पड़े, ठीक है। अपने आप को आप इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि कौन क्या आपको बोल रहा है, कौन आपको क्या परोस रहा है, कितनी भी नेगेटिविटी परोसे, उसको हाथ जोड़ करके बोल दो कि भाई तू ही खा ले, बहन तू ही खा ले, या दादी आंटी जो भी हैं आप ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। अच्छी या स्वस्थ आदतें, ठीक है। टीकाकरण, बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के बच्चों रोगों से बचने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे मुहिम चलाई जाती हैं। आपका चेचक के लिए टीका चलाया जाता है। पोलियो हमारे देश से इराडिकेट हो चुका है कंप्लीटली, तो अभी फिलहाल पोलियो के लिए टीका नहीं चलाया जाता है, क्योंकि पोलियो के अभी केसेस नहीं देखे जा रहे हैं हमारे देश में। तो चेचक वगैरह हो गया, खांसी वगैरह हो गया, टिटेनस हो गया, कोरोना वायरस का भी टीका बन चुका है। कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है, मुझे भी कोरोना वायरस का टीका लगा हुआ है, बट आई एम हेल्दी कंप्लीटली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, बट डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं लगा, फिलहाल कोरोना चला ही गया हुआ है, प्रे करिए कि इस तरह की मुसीबत दोबारा नहीं आए। तो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी करवाइए। गाँव में क्या होता है ना कि मदर्स बहुत डरती हैं, उनको लगता है कि ये फालतू की चीजें हैं, लेकिन प्लीज आप उनको अवेयर करिए, चाहे बच्चियां देख रही हैं या बच्चे देख रहे हैं, आप अपनी मम्मी को, भाभी को, चाची जो भी हैं, आप सबको अवेयर करिए कि ये सारी चीजें करवाएं, ठीक है ना। हाँ, करवाने से पहले आप प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़िए, किस चीज के बारे में है, क्या है, कितना डोजेस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। योग करिए। देखो, योग भारत की देन है, ठीक है, योग भारत की देन है, और अगर भारतीय योग नहीं करेंगे तो बेकार है। भारत में मोटापा बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली शहरों में जब आप जाएंगे ना, इतना एक्सेसिव ओबेसिटी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? रीजन ये जानिए कि हमारा देश जो है, बेसिकली भारत देश में फास्ट फूड जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था ना है। ये जो आया हुआ है, आप जो विभिन्न प्रकार का पिज्जा है, बर्गर है, तो फ्रेंच फ्राइज है, तो स्प्रिंग रोल है, चलो खाती मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, पर ये सारी चीजें आपको बीमार करती हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी बच्चों कि रेगुलर लेवल पर आप इसको मत खाइए, प्लीज मत खाइए, बहुत ज्यादा नुकसान करता है, स्पेशली मैदा जैसी चीजें, और ये जो तेल बार बार यूज होता है और ये सारी चीजें होता है, तो ये मत खाइए। हमारे यहाँ पे है ब्रेड पकौड़ा है, समोसा है, ये सारी चीजें भी नुकसान करती हैं, क्योंकि बार बार सेम तेल में वो सारी चीजें होती है, वो भी नुकसान करता है। बट देखो, योगा करते रहो, वॉकिंग करते रहो, एक्सरसाइजेस करते रहो, थोड़ा बहुत अगर कभी कभी मन कर रहा है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा मत करो, ठीक है। भारत में हाँ, इंडियन वर्जन ऑफ पिज्जा एंड बर्गर भी आने लगा है, वो खाना चाहो, वो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। प्रॉपर स्लीप लीजिए, नींद नहीं आ रही है ये तो करो ही मत, ठीक है। प्रॉपर सो, आराम से सो। मतलब मैं तो इतनी खतरनाक इंसान हूं कि मैं 7 से 8 घंटे तो सोती ही सोती हूँ, कोई भी चीज आ जाए, कुछ भी हो जाए, टच वुड की मेरा नींद कभी खराब नहीं हुआ है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे ये समस्या है, वो चीजें मेरे साथ नहीं हुई हैं, थैंक गॉड।
मनोरंजन करिए। मनोरंजन का मतलब क्या है? अब हनी सिंह और बादशाह के गाने ही मत सुनो, सिर्फ रिक्रिएशन कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे मनोरंजन का मतलब क्या लिखा हुआ है? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है बच्चों, आप एक टाइम पढ़ते 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 या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा खाली टाइम में आप क्या कर सकते हो? या तो आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं। सॉन्ग सुनना भी एक थेरेपी ही है। डिपेंड्स कि आपको कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है। मैं कोई जज वज नहीं करने जा रही हूँ, आपको कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है मैटर करता है, ठीक है। तो सॉन्ग सुन लीजिए। कोई जिसको पेंटिंग बनाने का शौक है वो पेंटिंग बना सकता है, जिसको कुछ कढ़ाई बुनाई करने का शौक है वो कुछ ये कर सकता है, जिसको प्लांटिंग करने का शौक है वो ये कर सकता है। आपका क्या इंटरेस्ट है? अपनी हॉबीज को भी जानना एंड हॉबीज को जीना भी, ये भी एक आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको हेल्दी रखने में, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, रोग वाहक क्या है? विभिन्न प्रकार के। अक्सर जब ठंडियां आती हैं, बरसात आता है, तो स्लम एरिया में, गांव वगैरह में मच्छर बहुत तेजी से पनपते हैं। और मच्छर जो हैं बहुत ही ज्यादा टाइप्स के डिजीजेस के वेक्टर हैं। वेक्टर कौन हो रहा है? जो विभिन्न दूसरे डिजीज के वायरस या बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है। भाई ये खुद तुमको बीमार नहीं करेगा, इसके शरीर में वेक्टर है, इसके शरीर में दूसरा पैथोजन पड़ा हुआ है। जब वो आपके शरीर में जाएगा ना, वो बीमार करेगा। ये तो सिर्फ ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। वेक्टर क्या करेगा? सिर्फ ले जाने का काम करेगा। कुपोषण एवं अतिपोषण से बचना। देख लो, दोनों ही चीजें खराब हैं। अति भी खराब होती है और कमी भी खराब होती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाइए ही मत, आपके खाने में प्रॉपर डाइट ही ना हो, बैलेंस डाइट आपका ना हो, तो भी आप बीमार पड़ोगे। अगर आपने ज्यादा खा लिया है कोई चीज, तब भी आप बीमार पड़ोगे। इसीलिए संयमित होकर के काम करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल रहो, अच्छे रहो, बढ़िया रहो, है ना। सादा जीवन, उच्च विचार टाइप जिंदगी जिए, बहुत खुशी मिलती है और बहुत सुकून भी रहता है, ठीक है। आइए ये देखिए, ये है आपका रोग, है ना। क्या बता रहा है? रोग के लक्षण क्या है बच्चों? विभिन्न प्रकार के। आप कैसे पता कर पाओगे कि भाई डिजीज हुआ है? कैसे जानोगे? देखो, सबसे पहला तो इंडिकेटर, आपका शरीर खुद ही रिएक्ट करता है। अगर आपके शरीर में पैथोजन ने अटैक करा हुआ है तो आपका शरीर खुद रिएक्ट करेगा। बुखार हो जाएगा, सांस तेजी से चलने लगेगा, बॉडी पीलापन सा दिखने लगेगा, और आपके क्या होने लगेंगे? खांसी वगैरह आने लगेगी, कमजोर हो जाएगा शरीर। तो विभिन्न प्रकार के ये क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं, आप कह सकते हो, या इंडिकेटर्स होते हैं जो दर्शाते हैं, है ना। ये देख लो, सिम्टम्स में देख लो, दर्द होगा, बेचैनी होगी, चक्कर आना, मिचली आना, ये सारी चीजें होती हैं। अब आप क्या करोगे भाई? जाओगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर डायग्नोस करेगा। डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस करता है, रोग का पता लगाएगा कि भाई ये रोग हुआ है तो किसके कारण हुआ है। किसी मच्छर ने काटा है, वायरस चला गया है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, खांसी आ रही है, कि बुखार हुआ है, कि डेंगू हुआ है, कि चिकनगुनिया हुआ है, कि नॉर्मल फीवर है। इस तरह से वो क्या करेगा? डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद में आपको क्या करेगा? दवा देगा, ट्रीटमेंट करेगा आपका, है ना, ठीक है। क्या करेगा? वो ट्रीट करेगा आपको बच्चों। ट्रीट करने के बाद क्या होगा? आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे तो साथ ही साथ वो ट्रीटमेंट के साथ साथ में कुछ आपको प्रिकॉशन भी बताएगा, कहेगा कि ये कुछ मेजर्स हैं, आप थोड़ा सा दूर रहिए जब तक मतलब आप थोड़ा सा अवेयर रहिए जब तक आप बीमार हैं। संक्रामक रोग है तो थोड़ा सा दूसरे लोगों से भी दूर रहिए ताकि दूसरों को संक्रामक रोग ना होने पाए। आप खाना पीना अलग रखिए, थोड़ा बाहर निकलना कम करिए, और साफ सुथरा खाना पीना खाइए, कपड़े आप अपने साफ रखिए। इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। ये क्या करेंगे? ये ऐड करते हैं कि आप थोड़ा जल्दी से ठीक हो जाएं, ठीक है। तो रोकथाम ये है, हो गया आपका, है ना। इडियोपैथिक डिजीजेस क्या होती हैं? इन रोगों के वास्तविक कारण अज्ञात होते हैं। स्वभावजन्य, स्वभाव नाम से पता चल रहा है कि जो थोड़ा सा आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स, आई गेस इस टाइप की जो डिजीजेस होती हैं वो सारी चीज बिहेवियर की वजह से जो
एबनॉर्मेलिटीज क्या हो रही हैं, अराइज हो रही हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था। डीजेनरेटिव डिजीजेस क्या होती हैं बच्चों? वे रोग जो महत्वपूर्ण अंगों जैसे आपके फेफड़े, हृदय, आपका न्यूरॉन्स जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं बेसिकली, तो वो आपके कैसे हैं? डीजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मोतियाबिंद हो गया, अर्थराइटिस हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया है, एंजाइना वगैरह जैसी डिजीजेस हो गई हैं, यूरेमिया हो गया है, ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, इस तरह से क्या हो रहा है, आपके ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। कैंसर, एलर्जी होती है लोगों को, एडिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अच्छा, ओके, जर्म्स एंड पैथोजेंस के बारे में। जर्म्स और पैथोजेंस क्या है बच्चों? देखो, जर्म्स और पैथोजेंस, ये जर्म्स क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या होते हैं आपके? रोगजन्य, या क्या होते हैं बच्चों? पैथोजेंस कहलाते हैं। उनको आप क्या कहते हो? पैथोजेंस। ये आपके पैथोजेंस विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, कुछ प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम के कुछ जंतु होते हैं, कुछ आपके एस्केहेल्मिन्थीज संघ के कुछ जंतु होते हैं, कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, प्रदूषण की वजह से, इस तरह से जो होते हैं, ठीक है ना। हम बेसिकली यहाँ पे हमारे क्या देख रहे हैं? हम रोगजन्य के बारे में देख रहे हैं। तो ये आपके पैथोजेंस हो गए। अब ये पैथोजेंस आपको बीमार कैसे कर रहे हैं? या तो ये डायरेक्टली आपको बीमार करते हैं। डायरेक्टली कैसे बीमार करेंगे? कांटेक्ट में अगर आप इनके आ रहे हो तो, है ना। रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं बच्चों इनके? ये रिजर्वॉयर्स क्या है? बेसिकली पैथोजेंस आपके प्रेजेंट कहाँ पर है? तो मिट्टी में, हवा में, पानी में, कपड़ों पर, जो आसपास की चीजें दिख रही है, हर जगह पर ये पैथोजेंस प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप इनको देख नहीं सकते हैं, इसी वजह से ये क्या हो रही है? ये सभी जगह पर मौजूद होते हैं, आप इनको देख नहीं सकते हो। इवन जब आप 1 घंटे के बाद थोड़ा कुछ काम वाम कर लेते हो तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमेशा जब भी आप खाना खाइए तो हाथ धुल करके खाना खाइए, सजेस्ट करता है, क्योंकि आपके हाथ में भी जर्म्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप साफ सुथरा तरीके से अपना परिवेश बनाए रखते हैं तो आप बीमार थोड़ा सा कम पड़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? डायरेक्टली संपर्क है, ठीक है। जैसे डायरेक्टली संपर्क में कौन कौन से? दाद वगैरह, खाज, खुजली, ये सब डायरेक्टली संपर्क की वजह से जो रोग होते हैं। ड्रॉपलेट्स के द्वारा, खांसी वगैरह हो रहा है तो जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो आपके जो थूक के पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास में क्या होते हैं? फैल जाते हैं, हवा में भी मिक्स हो जाते हैं। तो जमीन पर वायरसेस चला गया, हवा में वायरसेस चला गया, दूसरा कोई सांस लेगा तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता है। एग्जाम्पल दूं, जब स्कूल में किसी को खांसी होता है, आपके घर में किसी एक को खांसी हुआ या सर्दी हुआ है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में सबको ही सर्दी होगा, चाहे वो बारी बारी ही क्यों ना हो, लेकिन सबको होगा, ठीक है। तो इस तरह से टीबी, न्यूमोनिया इत्यादि जो रोग हैं आपके, मृदा के संपर्क में आने से, किसी प्राणी या कीट के काटने पर, ये सब वेक्टर द्वारा हो रहा है। ये देख लो, ये कौन फैला रहे हैं? ये वेक्टर, मच्छर वगैरह आपके क्या है? वेक्टर्स हैं बच्चों, ये फैला रहे हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, रेबीज, ये सब कौन? वेक्टर के द्वारा हो रहा है, ठीक है। रेबीज कुत्ते के काटने से हो रहा है, उसकी लार में रेबीज वायरस पाया जाता है। माता के द्वारा गर्भ में, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में, माता अगर ग्रसित है और खास करके संक्रामक रोग से ग्रसित है तो वो पैथोजेंस प्लेसेंटा के थ्रू किस में चले जाएंगे? बच्चे में चले जाएंगे, और बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा भी बीमार हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो भी क्या होगा भाई? आप डायरेक्टली आप ब्लड का ट्रांसफर कर रहे हो, और आपके जो पैथोजेंस है वो किसमें प्रेजेंट है? आपके ब्लड में ही प्रेजेंट है, तब भी आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे, ठीक है। इनडायरेक्टली भी होता है, वेक्टर्स बहुत सारे हैं, ये फैलाएंगे, ठीक है। हवा के जरिए हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हवा के जरिए, वस्त्र के जरिए आप किसी चीज को छू रहे हो, ये कर रहे हो, तो उस चीज से भी क्या होते हैं? रोग फैलते हैं। कोरोना बेटर ऑप्शन है इस चीज को समझने के लिए। कोरोना में क्या कहा गया था? 1 गज की दूरी, कहते हैं कि क्या था?
सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है ना, 1 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी था, ठीक है। मास्क लगाए रहो, अपने हाथ में ग्लव्स पहने रहो, अगर आप किसी सरफेस को टच कर रहे हो तो तुरंत हैंड को सैनिटाइज करो, ये सारी चीजें हो रही थी। हो क्यों ऐसा रहा था कि भाई कहीं पे भी कोरोना वायरस प्रेजेंट हो सकता है, और कोरोना वायरस इतना तेजी से अपने आप को चेंज कर रहा था, इतना तेजी से इसका इन्फेक्शन दिख रहा था कि हमारे पास इसका कोई खास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था, इसीलिए प्रिकॉशन हम रख रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो आप अगर बीमार नहीं होना चाहते हो, अपने आप को बचाओ उन चीजों से, ठीक है। बाकी तो बीमार हो गए हो, अगर इलाज मौजूद है, इलाज है उसका, तो इलाज किया जाएगा, ठीक। ये चीजें हैं। धुआं हो गया, मिट्टी हो गया, बर्तन वगैरह हो गए, इन सब चीजों से क्या होते हैं, बीमार होते हैं, ठीक है। पैरासिटोलॉजी क्या है बच्चों, परजीवी विज्ञान, परजीवियों के बारे में अध्ययन करना, और ये सारी चीजें क्या है आपकी पैरासिटोलॉजी हैं। इसके अंतर्गत रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न परजीवी जीवों तथा उनसे उत्पन्न रोगों की जानकारी भी दी जाती है। लुई पाश्चर ने संक्रामक रोगों का जन्म सिद्धांत प्रस्तुत किया था तथा परजीवी विज्ञान की नींव डाली थी। तो आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं कि फाउंडर कौन है आपके पैरासिटोलॉजी के, लुई पाश्चर है, ठीक है। कौन है, लुई पाश्चर है। अब तक अधिकांश जीवाणुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और हाँ, यहाँ पे 1890 में तंबाकू के मोज़ैक पर कार्य करते हुए इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। तो सबसे पहले आपके वायरस के बारे में कौन बताया था, इवानोवस्की ने बताया था, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। फिर बाद में बहुत सारी चीजों पर वायरसेस के बारे में डिस्कशन किया जाए। एपिडेमोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान। अब ये महामारी क्या है, कोई ऐसा पैथोजन जो लार्ज स्केल पर लोगों को बीमार करता है, ठीक है, वो महामारी कहलाती है। जॉन स्नो को महामारी विज्ञान का जनक कहा जाता है। जॉन स्नो को क्या कहा जा रहा है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। महामारी विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने का स्वभाव अध्ययन करते हैं। एशियाटिक हैजा, जैसे ये देखो एशियाटिक हैजा, पूरे एशिया महाद्वीप पर ये हैजा फैला हुआ है, महामारी की तरह फैला हुआ है। अध्ययन करते समय जॉन स्नो ने देखा कि प्रदूषित जल में एक प्रकार के जीवाणु से यह रोग फैलता है। हैजा किसकी तो वजह से हो रहा है, आपके बैक्टीरिया की वजह से। रोनाल्ड रॉस ने देखा कि मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है, ठीक है। आइए, इसी तरीके से इम्यूनोलॉजी, आपकी बॉडी जो है वो आपको क्या करती है, इम्यून करती है विभिन्न प्रकार के रोगों से। तो जब प्रतिरक्षा के बारे में स्टडी किया जा रहा है तो इसको क्या कहा जा रहा है, इम्यूनोलॉजी कहा जा रहा है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले बच्चों चेचक का वैक्सीन बनाया हुआ था। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले किसका वैक्सीन बनाया हुआ था, चेचक का वैक्सीन बनाया हुआ था, ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग क्षमता या प्रतिरक्षा विकसित करने का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी कहलाता है। वे वैज्ञानिक जो शरीर में रोध क्षमता विकसित करने का अध्ययन करते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। सब एडवर्ड जेनर ने चेचक का रोग विकसित किया था। लुई पाश्चर ने एंथ्रैक्स व रेबीज के टीके को विकसित किया हुआ था, ठीक है। आगे आइए। हाँ, अब यहाँ से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा टेबल मैं नहीं कहूंगी इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ये देखो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हो सकता है कि विभिन्न प्रकार से उनको इनके पैथोजेंस, कॉजेज एंड डिजीजेस को पढ़ना ही पड़ता होगा, ठीक है। आपके क्लास में ये सारा याद नहीं करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो मैं हाईलाइट कर दूंगी, वो ध्यान रखिएगा। ये है डिजीजेस बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं। फैला कौन रहा है, मतलब किसके कारण रोग हो रहा है, इधर लिखा हुआ है। एंड कैसे फैल रहा है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण, सबसे पहले ये ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोजोआ के कारण। डिसेंट्री क्या हो रहा है बच्चों, डिसेंट्री में क्या हो रहा है, पेचिस पड़ती है, छोटी आंत हमारी घायल में कह रही, छोटी आंत हमारी प्रभावित होती है, छोटी आंत से ब्लड आने लगता है,
ठीक है, स्टूल के साथ में ब्लड भी आने लगता है। किसके कारण हो रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? गलत प्रदूषित भोजन और जल के द्वारा हो रहा है, गंदा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो साफ सुथरा खाना नहीं खा रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पर्सन ग्रसित हो जाता है। ट्रीट किया जा सकता है, इलाज इसका पॉसिबल है। पायरिया रोग, ये देखिए पायरिया क्या होता है? दांतों में खून आने लगता है। एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण होता है ये, और आई डोंट नो मतलब इसका क्या कारण है, ये तो कॉज नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक कि ये कॉज हो सकता है। ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा या कुछ, मतलब आप दांत वगैरह साफ नहीं है, मुंह साफ नहीं है, तो उसके कारण होता है। आई एम नॉट श्योर कि मतलब किसिंग वगैरह की वजह से होता होगा, आई एम नॉट श्योर, आई कांट से। जिरार्डियसिस, जिरार्डियसिस बच्चों, जियार्डिया इंटेस्टाइनियलिसिस के कारण होता है, गंदा भोजन और जल के कंज्यूम के करने की वजह से होता है। ये भी छोटी आंत को प्रभावित करता है। हाँ, स्लीपिंग सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्लीपिंग सिकनेस बच्चों ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंसिस के कारण होता है। सीसी फ्लाई जो होती है, सीसी एक प्रकार की मक्खी होती है, इसके काटने से आपको जो मतलब किसी को अगर ये काटता है तो उसको स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है। अफ्रीकन स्लीपी सिकनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीसी फ्लाई अफ्रीका में देखा जाता है। मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है, फीमेल एनाफिलीज के काटने से होता है। काला आजार, ये सब इंपॉर्टेंट है। काला आजार बच्चों लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है, सैंड फ्लाई के काटने से होता है। ये आई थिंक ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, लिशमैनियासिस एक बार देख लो। लिशमैनियासिस किसके द्वारा हो रहा है बच्चों? लिशमैनिया ट्रॉपिका के द्वारा हो रहा है, बैक्टीरिया के द्वारा। ये सारे जो अभी तक आपने पढ़े ये सब आपके प्रोटोजोअन्स के कारण हो रहे हैं। किसके कारण हो रहे हैं? प्रोटोजोअन्स के कारण हो रहे हैं। आप पढ़ेंगे किसके बारे में? जरा सा आप पढ़ेंगे बच्चों बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है ना। बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग हो रहा है? सबसे पहले हैजा महामारी है ना, हैजा विब्रियो कॉलेरी के द्वारा हो रहा है। देख लो, गंदा भोजन है, गंदा जल है, इसके कंज्यूम करने से होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा होता है। हवा के द्वारा, थूकने, खांसने, छींकने के द्वारा ये सब क्या होता है एयर ड्रॉपलेट्स, यानी कि बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट है तो बीमार कर देगी। टाइफॉइड क्या है बच्चों? टाइफॉइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, गंदा भोजन एंड जल के कंज्यूम करने से होता है, ठीक है ना। मियादी बुखार भी इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है ना। डायरिया बच्चों आपका शिजेला स्पीशीज के कारण होती है, ये भी गंदा भोजन एंड अगर किसी को हैजा हुआ है तो उसको डायरिया का भी कंडीशन बन जाता है, ठीक है। लेप्रोसी बच्चों माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। वायु द्वारा थूकने, खांसने, बात करने, इस तरीके से ये फैलता है। सामने सामने आप किसी पर्सन से रह करके बात करोगे तो भी ट्रांसफर हो सकता है। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। ट्राइपोनिमा पैलिडम के कारण होता है ये बच्चों, ठीक है। रोहिणी और डिप्थीरिया, रोहिणी डिप्थीरिया को रोहिणी भी बोलते हैं। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। मेनिंजाइटिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है। मेनिंजाइटिस बच्चों नाइसेरिया मेनिंजाइटिस के कारण होता है। ये आपके क्या करता है? आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। गोनोरिया, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस इसको भी बोला जा रहा है। नाइसीरिया गोनोरियाई नाम के बैक्टीरिया से हो रहा है ये। वायु द्वारा खांसने, छींकने एवं बात करने से ये फैलता है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है बच्चों। जो बच्चे होते हैं, जो आपके 5 साल से 7 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। हुपिंग कफ, ये आपके बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। त्वचा के संपर्क में टिटेनस आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। त्वचा के कटने छिलने पर होता है ये। क्लॉस्ट्रीडियम भोजन विषता, क्लॉस्ट्रीडियल फूड पॉइजनिंग जो है ये क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? अब हम पढ़ेंगे वायरसेस के द्वारा फैलने वाले रोगों को। पोलियो जो है, पोलियोमाइलिटिस के कारण होता है, संदूषित पानी पीने की वजह से होता है। मीजल्स पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, ये भी हवा के द्वारा फैलता है।
ठीक है। स्मॉल पॉक्स क्या है? स्मॉल पॉक्स आपका बच्चों वेरियोला वायरस के कारण फैलता है, वायु द्वारा फैलता है ये। रेबीज आपका बच्चों रैप्डो वायरस जो है, जिसको फेमसली रेबीज वायरस भी हम बोलते हैं, ये भी आपका वायरस के कारण फैलता है। कुछ जंतु हैं, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इनके काटने से क्या होता है? रेबीज नामक डिजीज क्या होती है? हो जाती है अगर किसी पर्सन को इन जंतुओं ने काटा हुआ है तो, और ये अगर रैप्डो वायरस से ग्रसित है तो, ठीक है ना। इस डिजीज में क्या होता है? व्यक्ति जो है वो पानी से उसको डर लगता है, इसीलिए वो हाइड्रोफोबिक भी हो जाता है अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हुआ है तो। और साथ ही साथ धीरे धीरे वो इंसान कुत्ते की भांति आवाज भी निकालने लगता है एंड लास्टली उस इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये इनक्योरेबल डिजीज है, इसका इलाज नहीं है। और ये प्रभावित व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा बच्चों ऑर्थ्रोमिक्सो वायरस है आपका, इससे फैलता है। ये भी हवा वगैरह छींकने खांसने की वजह से फैलता है। कोल्ड आपका छींकने खांसने की वजह से फैलता है, राइनो वायरसेस है। एड्स आपका HIV वायरसेस की वजह से फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से। और क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन HIV से ग्रसित है तो अगर उसका ब्लड ट्रांसफर करा गया है, इंजेक्शन लगाया गया है, अगर शेविंग करी गई है सेम पर्सन का, और शेविंग करना का मतलब क्या है? अगर कट छिल गया है, सेम ब्लड दूसरे पर्सन को यूज करा गया है, तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति भी एड्स से ग्रसित होता है। एड्स कभी भी साथ बैठकर खाने पीने से, बात करने से, इन चीजों से नहीं फैलता है, ठीक है। अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। ओके, हेलमिंथीज देख लीजिए, ये आपके कुछ कृमि है। टीनियसिस टीनिया सोलियम के कारण होता है। ये आपके अंडर कुक्ड पिग मीट को खाने की वजह से होता है। पिनवर्म बच्चों एंटेरोबियम के कारण होता है। गुदा से नाखून के साथ अच्छा, गुदा से नाखून के साथ, ओके गॉट इट, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे हैं, एनएस वाले हिस्से को टच कर रहे हैं, देन वो आपके मुंह के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। कंजक्टिवाइटिस आंख से रिलेटेड बीमारी है। लोआ नाम का क्या है आपका? कृमि है, हेलमिंथीज है, जिसके कारण ये होता है। हुकवर्म ये क्या कर रहा है? एंसाइलोस्टोमियासिस, हुकवर्म, ओके सॉरी, एंसाइलोस्टोमियासिस जो है बच्चों, ये एंसाइलोस्टोमा के कारण होता है। लार्वा द्वारा ये क्या होता है? त्वचा में एंटर कर जाता है भाई साहब, ओके। एस्कैरियसिस, एस्कैरिस ल्यूब्रिकोइड्स, अंडों से संदूषित जल एवं भोजन वगैरह के कारण ये फैलता है, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइलेरियसिस ये नहीं इंपॉर्टेंट है। फाइलेरियसिस ध्यान रखना है। फाइलेरिया जिसको हम वाउचेरिया बोलते हैं इसको बच्चों, ये आपके मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक है ना, मच्छरों के काटने से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर, इसको क्यूलेक्स मच्छर जो है वो काटता है, तब उसके काटने से फैलता है। सिस्टोमियासिस जो है सिस्टोमा के कारण फैलता है। लार्वा त्वचा के भेदन एंड संदूषित पानी वगैरह के कंजम्पशन से फैलता है। कवक के द्वारा, थोड़ा सा ये देख लो। रिंग वर्म जो है, दाद, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दाद जो है बच्चों, ये ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा फैलता है। ये त्वचा का रोग होता है, खुजली वगैरह होती है। कैंडियसिस कैंडिडा एल्बिकैंस के द्वारा होता है। ये त्वचा या अन्य आंतरिक ऊतकों को भेद करके बॉडी के अंदर चला जाता है। चिचड़ी, अच्छा, माइट्स के द्वारा, चलो कोई बात नहीं, ये सब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। ये एक आज जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला जो चैप्टर है बच्चों, ये एक ओवरव्यू था। आपको थोड़ा सा चैप्टर का ये एक आइडिया देने के लिए कि बेसिकली चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो टेबल अभी लास्ट में हमने जो टेबल डिस्कशन किया, इसमें से आपको MCQs में साथ ही साथ आपको 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में ये यहाँ से क्वेश्चन आना तय है बच्चों। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना, सामने चीजें लिखी हुई हैं, बस आप एक बार 2-3 बार इसको गो थ्रू कर जाइए, आपको यहाँ से अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, फीडबैक देते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी नए बच्चे हैं। मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़िए चैनल से, आपको और फायदा होगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।